नमस्कार। चार बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज की पहली बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां चल रहे सियासी ड्रामे को लेकर सभी की निगाहें अब हाई कमान पर है। सभी को जल्द कोई फैसला आने की उम्मीद है। वहीं आज की दूसरी बड़ी खबर प्रदेश से है, माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश से है, जहां बड़ी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे इन्वेस्टर मीट को लेकर, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर विदिशा के सिरोंज तहसील से है, जहां नगर पालिका पर फ्लैक्स बोर्ड खरीदने में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। क्या है पूरा मामला, जाने के इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। इसी के साथ राजस्थान में चल रहे सियासी ड्रामे को लेकर सभी की निगाहें अब हाईकमान पर टिक गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान के इस सियासी संकट पर अब हाईकमान की ओर से कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस सबके बीच संवैधानिक रूप से राजस्थान का सियासी संकट विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के निर्णय पर टिका हुआ है। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में एक बार फिर जोशी महत्वपूर्ण हो गए हैं। कभी सीएम के प्रबल दावेदार रहे सीपी जोशी 2014 के बाद से राजस्थान की राजनीति में फ्रंट लाइन से बाहर हो गए थे, मगर अब एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस के सियासी संकट का रिमोट उनके हाथ में आ गया है। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के दावे अलग अलग हैं। इस वक्त सीपी जोशी दोनों के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर राजस्थान से, जहां पे देख सकते हैं आप सब कि राजस्थान में लगातार सियासी संकट जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। इसी के साथ ही राजस्थान में चल रहे सियासी ड्रामे को लेकर सभी की निगाहें अब हाई कमान पर टिक गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान के सियासी संकट पर अब हाई कमान की ओर से कोई फैसला आएगा। लेकिन इस सबके बीच संवैधानिक रूप राजस्थान का सियासी संकट विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के निर्णय पर टिका हुआ है। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में एक बार फिर जोशी महत्वपूर्ण हो गए हैं। कभी सीएम के प्रबल दावेदार रहे सीपी जोशी 2014 के बाद से राजस्थान की राजनीति में फ्रंट लाइन से बाहर हो गए थे। अगर बात करें एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस के सियासी संकट का रिमोट अब उनके हाथ में आ गया है। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के दावे अलग अलग हैं। इस वक्त सीपी जोशी दोनों के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं। तो सियासी संकट लगातार राजस्थान में देखने को मिल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। इसी के साथ राजस्थान में चल रहे सियासी ड्रामे को लेकर सभी की निगाहें अब हाई कमान पर टिक गई है। उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान के सियासी संकट पर अब हाईकमान की ओर से कोई फैसला आएगा। लेकिन इस सबके बीच संवैधानिक रूप राजस्थान का सियासी संकट विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के निर्णय पर टिका हुआ है। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में एक बार फिर जोशी महत्वपूर्ण हो गए हैं। कभी सीएम के प्रबल दावेदार रहे सीपी जोशी 2014 के बाद से राजस्थान की राजनीति में फ्रंट लाइन से बाहर हो गए थे, मगर अब एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस के सियासी संकट का रिमोट उनके हाथ में आ गया है। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के दावे अलग अलग हैं। इस वक्त सीपी जोशी दोनों के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं। तो ये है आपके सामने पहली बड़ी खबर, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। और इसी के साथ राजस्थान में चल रहे सियासी ड्रामे को लेकर सभी की निगाहें अब हाईकमान पर टिक गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान के इस सियासी संकट पर अब हाईकमान की ओर से कोई फैसला आएगा। लेकिन इन सबके बीच संवैधानिक रूप राजस्थान का सियासी संकट विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के निर्णय पर टिका हुआ है। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में एक बार फिर जोशी महत्वपूर्ण हो गए हैं। कभी सीएम के प्रबल दावेदार रहे सीएम जोशी
2014 के बाद से राजस्थान की राजनीति में फ्रंट लाइन से बाहर हो गए थे, मगर एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस के सियासी संकट का रिमोट उनके हाथ में आ गया है और सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के दावे अलग अलग हैं। इस वक्त सीपी जोशी दोनों के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं। तो ये है आपके सामने पहली बड़ी खबर, जहां पर मल्लिकार्जुन जब से अध्यक्ष बन चुके हैं तब से राजस्थान में सियासी संकट देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस कार्यकर्ता क्या अपने नए अध्यक्ष की बात सुनेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सागर सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, नए अध्यक्ष है चुन चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी बात सुनेंगे, क्योंकि लगातार राजस्थान में सियासी संकट यहां पर देखने को मिल रहा है। जैसा कि ये जो सियासी ड्रामा चला था और उसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अब जो गहलोत है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी यानी कि गांधी परिवार से मुक्त हो चुके हैं। जब गांधी परिवार ही उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका तो खड़गे जैसे अध्यक्ष की तो बिसात ही क्या है। खड़गे का एक बहुत बड़ी चुनौती राजस्थान में है, उनके गले की फांस बन चुकी है यहाँ के सियासी संकट को उबारना। जी, तो जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अध्यक्ष बन गए हैं, विवाद लेकिन पहले से ही था और मल्लिकार्जुन खड़गे अब अध्यक्ष बन चुके हैं, तो किस तरीके से राजस्थान की गुत्थी सुलझाएंगे? राजस्थान की गुत्थी सुलझाने में खड़गे जो हैं वो अहम भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन गहलोत सरकार जिस तरह से मीडिया में आकर के हंस करके बात कर रहे थे उससे ये लग रहा था कि सोनिया गांधी निश्चिंत हो या नहीं, पर गहलोत अब पूरी तरह से निश्चिंत है कि उनकी कुर्सी कोई नहीं छोड़ पाएगा। और उन्होंने जो ये पूरा खेल रचा था, आज उस खेल का परिणाम ये है कि गहलोत हमें वापस से राजस्थान में दिखाई दे रहे हैं। तो राजस्थान में जिस तरीके से एक बार फिर गहलोत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन चुने जा चुके हैं और लगातार राजस्थान में सियासी संकट भी देखने को मिल रहा है। कई सारे यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वहाँ इस्तीफा का दौर चल रहा है, तो किस तरीके से राजस्थान की कमान किसी को मिल पाएगी? देखिए, जहां तक की बात हम करें हैं कि राजस्थान में जो सीपी जोशी हैं, सीपी जोशी जिनको इस्तीफा मंजूर करना है या नहीं करना, ये सब उनके ऊपर निर्भर कर दिया गया है, गेंद उनके पाले में है। लेकिन आपको बता दें कि सीपी जोशी खुद एक वोट से हारे थे और उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। उसके बाद गहलोत ही वो थे जिनकी वजह से वो राजनीति में वापस आए और यूपी के अंदर मंत्री बनकर के उभरे। तो हम देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर एक केवल सचिन पायलट के खेमे को छोड़ दें तो जितने भी विधायक हैं ये सब किसी न किसी प्रकार से गहलोत सरकार के कृपा पात्र बने हुए हैं और उनके एहसानों के तले दबे हुए हैं। तो गहलोत को हिला पाना सचिन पायलट या किसी और गुट के बस की बात हम देख नहीं सकते यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर जो कि राजस्थान से है, जहां पर सियासी संकट लगातार देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है। 1 महीने 5 दिन तक हुए सर्वे में प्रदेश में करीब 7500 मदरसे ऐसे मिले हैं जिनकी मान्यता नहीं है। सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 585, बस्ती में 350 और मुजफ्फरनगर में 240 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त मिले हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पर 100 मदरसों की मान्यता नहीं है, यानी कि लखनऊ से 5 गुना ज्यादा मदरसे मुरादाबाद और 3 गुना ज्यादा बस्ती जिले में हैं। इसके अलावा प्रयागराज, मऊ में 90, आजमगढ़ में 95 और कानपुर में 85 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट टीम के सभी सदस्य जिले के डीएम को सौंपेंगे। डीएम समीक्षा के बाद रिपोर्ट बनाकर 15 नवंबर तक शासन को भेजेंगे। इसके बाद शासन की ओर से इन मदरसों पर फैसला लिया जाएगा। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर जो कि उत्तर प्रदेश से है, जहां पर लगातार मदरसों को लेकर यहां पर सर्वे किया जा रहा है और कई सारे मदरसे जो है गैर मान्यता प्राप्त यहां पर मिले हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम जो है वो पूरा हो चुका है और 1 महीने
5 दिन तक हुए सर्वे में प्रदेश में करीब 7500 मदरसे ऐसे मिले हैं जिनकी मान्यता नहीं है। सबसे ज्यादा मुरादाबाद में यानी कि 585, बस्ती में 350 और मुजफ्फरनगर में 240 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त मिले हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 100 मदरसे की मान्यता नहीं है, यानी कि लखनऊ में 5 गुना ज्यादा मदरसे मुरादाबाद और 3 गुना ज्यादा मदरसे बस्ती जिले में हैं। इसके अलावा प्रयागराज मऊ की यदि बात करें तो 90, आजमगढ़ में 95 और कानपुर में 85 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट टीम के मुताबिक सभी सदस्य जिले के डीएम को सौंपेंगे। डीएम समीक्षा के बाद रिपोर्ट बनाकर 15 नवंबर तक शासन को भेजेंगे। इसके बाद शासन की ओर से इन मदरसों पर फैसला लिया जाएगा। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर जो कि यूपी से है, जहां पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम जो है वो पूरा हो गया है। 1 महीने 5 दिन तक हुए सर्वे में प्रदेश के करीब 7500 मदरसे ऐसे मिले हैं जिनकी मान्यता नहीं है। सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 585, बस्ती में 350 और मुजफ्फरनगर में 240 मदरसे बिना मान्यता मिले हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पर 100 मदरसों की मान्यता नहीं है, यानी कि लखनऊ से 5 गुना ज्यादा मदरसे मुरादाबाद और 3 गुना ज्यादा बस्ती जिले में हैं। इसके अलावा प्रयागराज मऊ में 90, आजमगढ़ में 95 और कानपुर में 85 से ज्यादा मदरसे और गैर मान्यता प्राप्त हैं। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट टीम सभी सदस्य जिले के डीएम को सौंपेंगी। डीएम समीक्षा के बाद रिपोर्ट बनाकर 15 नवंबर तक शासन को भेजेंगे। इसके बाद शासन की ओर से इन मदरसों पर फैसला लिया जाएगा। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर जो कि उत्तर प्रदेश से है, जहां पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम जो है वो पूरा हो गया है। 1 महीना 5 दिन तक हुए सर्वे में प्रदेश में करीब 7500 मदरसे ऐसे मिले हैं जिसकी मान्यता नहीं है। सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 585, बस्ती में 350 और मुजफ्फरनगर में 240 मदरसे बिना मान्यता मिले हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पर 100 मदरसों की मान्यता नहीं है, यानी कि लखनऊ से 5 गुना ज्यादा मदरसे मुरादाबाद और 3 गुना ज्यादा बस्ती जिले में हैं। इसके अलावा प्रयागराज मऊ में 90, आजमगढ़ में 95 और कानपुर में 85 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट टीम सभी सदस्य जिले के डीएम को सौंपेंगे। डीएम समीक्षा के बाद रिपोर्ट बनाकर 15 नवंबर तक शासन को भेजेंगे। इसके बाद शासन की ओर से इन मदरसों पर फैसला लिया जाएगा। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शाहिद सिद्दीकी ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद जी, मदरसों की जांच कराने की अब क्या जरूरत है, क्योंकि लगातार यहाँ पर पहले भी 2.0 मतलब मैं बात करूं तो 2.0 यहाँ पर योगी सरकार है और अब जांच कराने की क्या जरूरत, क्योंकि 7500 अभी मिले हैं सर्वे करवाने के बाद 1 महीने करीबन में, और लगातार और भी ऐसे लोग होंगे जो अभी नहीं मिले होंगे। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल पूजा, आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार जब से आई है तब से योगी जी ने तमाम ऐसे संस्थान हैं, चाहे मदरसे हों चाहे विद्यालय हो, उनकी जांच कराई जो वैध है। 5 दिन लगे, 7500 मदरसे अवैध पाए गए जिनकी मान्यता नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या जो है वो मुरादाबाद की 585 है और
मुजफ्फरनगर 350 मदरसे हैं और 240 मदरसे जो हैं वो बस्ती के पाए गए हैं, जिसमें राजधानी लखनऊ के 100 मदरसे हैं, प्रयागराज में 90, आजमगढ़ में 95, कानपुर में 85 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। आपका कहना बिल्कुल सही है कि आगे अगर जांच चलती है तो और भी ऐसे मदरसे मिल सकते हैं जिनकी मान्यता नहीं हो। अब ये जांच वहां के अधिकारियों ने रिपोर्ट भेज दी है, शासन से इसका क्या आदेश आएगा वो अभी समय है। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने ये बताया है कि सर्वे की रिपोर्ट जो है सभी सदस्य जिले के डीएम को सौंपे हैं और डीएम समीक्षक बैठक करेगा और एक रिपोर्ट बना के 15 नवंबर तक शासन को भेज देंगे। आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह या राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब ने लगातार मदरसों की जांच में अधिकारियों को निर्देश दिए थे। आज 1 महीने 5 दिन के बाद अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें 7500 मदरसे जो हैं वो गैर मान्यता प्राप्त पाए गए। जी पूजा जी, तो यहाँ पे योगी सरकार की 2.0 अगर हम देखें तो दूसरी बार यहाँ पर सरकार बनी है, तो अब तक आखिर सरकार कर क्या रही थी? क्योंकि इतने ज्यादा मदरसे मिले हैं और अभी तक तो किसी की जांच भी नहीं हो पाई है। सिर्फ 1 महीने में करीबन 7500 यहाँ पर मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। मुझे आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की जो पिछले सरकारें थी, चाहे वो मायावती मुख्यमंत्री हो चाहे अखिलेश यादव हो, तो उस अल्पसंख्यक एक बड़ा वर्ग है और वोट बैंक है, उसको देखते हुए इन चीजों की जांच नहीं हुई। मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए तो उससे पहले तमाम ऐसी चीजें थी जिनको मुख्यमंत्री जी जांच कराए। इससे पहले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा साहब थे, जिनको इस बार हज कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। उनका डिपार्टमेंट भी शायद इसीलिए बदला है कि जो मदरसों की गड़बड़ी थी उसकी जांच नहीं हो पा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2.0 आप जरूर कह रही, मगर जब पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी 2017 में, उन्होंने इसके निर्देश जरूर दिए थे, मगर वो काम पूरा नहीं हो पाया था। और क्योंकि इस काम में चुनौतियां भी बहुत है, क्योंकि कई ऐसे मदरसे हैं जो जिनका साफ कहना है कि जो मुसलमानों के फंड होते हैं उनसे चलते हैं, वो चाहे जकात हो, फितरा हो और चाहे दान हो, उससे चलते हैं। इन चीजों को एक सर्वे करना एक बड़ी कठिनाई थी, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और ने निर्देश दिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है। अधिकारियों ने इस निर्देश को माना। कई अधिकारी मदरसे तक गए तो उनको मदरसे के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, बाहर से भगा दिया जा रहा था। तमाम ऐसी कठिनाई थी जिनको सरकार ने चुनौती दिया और सरकार ने 1 महीने 5 दिन में 7500 मदरसे जो गैर मान्यता पाए गए। अभी और भी जिले हैं पूजा, जिसको लगातार भी ये सर्वे चलता रहेगा। पहले ये 7500 मदरसे, इन पे सरकार क्या एक्शन लेती है, उनका क्या जवाब देती है, क्या इन मदरसों को पे कोई कार्रवाई होगी, ये 15 नवंबर को जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हम पत्रकारों को बताया जाएगा। मगर आपका कहना है 2.0 को समय लगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से मुख्यमंत्री बने तो लगातार जो उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों की कमियां थी उनको लगातार निर्देश दिया है, चाहे वो अवैध बिल्डिंग हो, चाहे गुंडा राज हो, माफिया राज हो, और जितनी भी ऐसी भ्रांतियां उत्तर प्रदेश में फैली थी, चाहे महिलाओं पर अत्याचार हो, सबको समाप्त करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है पूजा, और आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। चलिए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां मध्य प्रदेश के इंदौर में इन्वेस्टर मीट होने वाली है। इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में उद्योगपतियों से मिलने पहुंचे हैं। वहीं इन्वेस्टर मीट को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार को कटघरे पे खड़ा कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि किसी भी उद्योगपति का विश्वास अब बीजेपी सरकार पर नहीं है। 17-18 साल से लगातार सीएम शिवराज इन्वेस्टर मीट करा रहे हैं, लेकिन बताएं कि कितने उद्योग मध्य प्रदेश में अभी तक स्थापित हुए हैं, कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्टर मीट पर खर्च किया है। सरकार विदेश जाती है, पर्यटन करती है, घूम कर फिर वापस आ जाती है। नतीजा सिर्फ यही रहता है कि बीजेपी को कमलनाथ से सीखना चाहिए किस तरह से उद्योगपतियों का विश्वास जीता जाता है। उद्योगपतियों ने कमलनाथ सरकार पर विश्वास जताया था, इसलिए मध्य प्रदेश में उद्योग लगाना चाहते थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उनसे भी कमीशन मांगना शुरू कर दिया है, जिससे मध्य प्रदेश के उद्योग लगने से पहले ही बंद हो गए। जनता पार्टी के नेताओं ने उनमें कमीशन मांगना प्रारंभ कर दिया, इसलिए उन लोगों ने अपना एग्रीमेंट समाप्त कर दिया
और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यकाल में तमाम अनेकों इन्वेस्टमेंट मीट हुई, विदेशों में जाके इनने चर्चाएं की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अब कितने उद्योग आए? करोड़ों रुपए का पैसा भी टीम ले जाकर विदेशों में अपने घूमने के लिए, पर्यटन करने के लिए जाते हैं। और आज भी ये जो मीट हो रही है, हम तो पहले पुरानी मीटों का उनसे चाहते परिणाम है कमलनाथ जी से ज्ञान अर्जित करें। शिवराज सिंह जी से हमारा अनुरोध है कि अगर लाना इन्वेस्टमेंट कराना है मध्य प्रदेश में, तो इसके लिए कमलनाथ जी से ज्यादा अनुभवी, योग और इन्वेस्टर्स का विश्वास प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश में कोई नेता है नहीं, इसलिए उनसे जाके ज्ञान अर्जन करें। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, देखा जाए कि सीएम शिवराज सिंह चौहान एक अच्छा कदम यहां पर उठा रहे हैं, इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों को न्योता दे रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को ही फायदा होगा। लेकिन अगर वो इन्वेस्टर समिट मीट कर रहे हैं तो इसमें कांग्रेस को क्या परेशानी हो रही है? पूजा, जिस तरह से मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट लगातार 18 सालों से हो रही है, पिछले 18 सालों से बीजेपी की सरकार है, इस बात को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि लगातार 17-18 सालों से जो इन्वेस्टर मीट हो रही है उससे मध्य प्रदेश को क्या हासिल हुआ है, कितने उद्योग लगे हैं। ये सवाल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार से किया है कि सरकार को बताना चाहिए कि कितने रोजगार मिले हैं इन्वेस्टर मीट के माध्यम से और कितने उद्योगपतियों ने उद्योग लगाए हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार विदेशों में जाती है, इन्वेस्टर मीट के नाम पर घूमती है और पर्यटन करके आ जाती है, उससे कहीं ना कहीं सिर्फ सरकार का पैसा व्यय होता है और मध्य प्रदेश को कुछ हासिल नहीं होता है। निश्चित तौर से जो सवाल उठाया है वो अब सियासत का रूप लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के रोजगार को देखते हुए इन्वेस्टर मीट लगातार आयोजित करती है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या जवाब देती है, क्योंकि गोविंद सिंह ने यह भी कहा है कि बीजेपी को कमलनाथ से ज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह से इन्वेस्टर मीट की जाती है, और जो आयोजक, जो इन्वेस्टर हैं, वो सिर्फ कांग्रेस पर विश्वास करते हैं, बीजेपी सरकार पर नहीं कर रहे हैं। पूजा जी, तो जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट मीट मध्य प्रदेश में रखी गई है, अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में इसको किस तरीके से फायदा होगा, क्योंकि उद्योगपतियों को लगातार बुला रही है, आमंत्रित कर रही है सीएम शिवराज सिंह चौहान, आमंत्रित कर रहे हैं, तो क्या कुछ फायदा होगा मध्य प्रदेश को इससे? देखिए, यदि इन्वेस्टर मीट के माध्यम से उद्योगपति आते हैं मध्य प्रदेश, तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा फायदा युवाओं को होगा, क्योंकि रोजगार के अवसर मिलेंगे और जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना है सरकार का, वो साकार होगा, क्योंकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा और जो सामान है वो सस्ते दरों पर मिलेगा, क्योंकि यहीं का प्रोडक्शन रहेगा। तो निश्चित तौर से बहुत फायदा मध्य प्रदेश को होगा। लेकिन सरकार को जो उद्योग नीति है उसमें कुछ बदलाव करने होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उद्योगपति हैं परेशान रहते हैं कि उन्हें जमीन नहीं मिलती है और जो वो रियायत चाहते हैं सरकार से वो नहीं मिलती है, इसलिए मध्य प्रदेश में ज़्यादा उद्योग नहीं लग पाते हैं। अब सरकार को भी इसमें कदम उठाना चाहिए कि उद्योगपतियों को रियायत दे सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग मध्य प्रदेश में लगें और युवाओं को फायदा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। चलिए बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जो खबर विदिशा जिले के सिरोंज तहसील से है, जहां नगर पालिका सिरोंज पर फ्लैक्स बोर्ड खरीदने में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आरोप वार्ड क्रमांक 1 के निर्दलीय पार्षद रामदयाल विश्वकर्मा ने लगाए हैं। बता दें कि शहर में कुछ महीने पहले स्वच्छता संदेश लिखे हुए 5 चौकोर फ्लैक्स बोर्ड लगाए गए थे, जो खराब होकर कचरे में धूल खा रहे हैं। नगर पालिका ने भोपाल की एक संस्था से यह बोर्ड 15,300 रुपए प्रति बोर्ड के हिसाब से 76,500 रुपए में खरीदे थे। पार्षद रामदयाल विश्वकर्मा का कहना है कि ऐसा बोर्ड सिरोंज में ही 3,000 रुपए में बन जाता है। भोपाल में फ्लैक्स वाले के बजाय किसी सांस्कृतिक संस्था से बोर्ड खरीदना भी खटकता है। ये बोर्ड बेहद कमजोर साबित हुए। जनपद के पास और बड़े चौराहों पर तो यह बोर्ड चंद दिन भी नहीं चल पाते हैं।
पार्षदों का कहना है कि जनता का पैसा नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार कर डकार गए हैं। हमारी नगर पालिका परिषद द्वारा देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये लॉलीपॉप बोर्ड लगवाया गया है, जिसकी कीमत लगभग ये 15,000 या 300 रुपये है, जो हमारे बाजार के सिरोंज शहर में ही लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये में ये बन जाएगा। ऐसे ही कई बोर्ड, मुझे 5 बोर्ड बनवाए गए हैं, जो ये बस स्टैंड के पास में कचरे के ढेर में एक बॉक्स पड़ा हुआ है। हम माननीय विधायक उमाकांत शर्मा जी से आशा ही नहीं, ये पूर्ण विश्वास करते हैं कि जनपद की तरह ही नगर पालिका परिषद के पिछले 2.5 वर्षों की जांच करवाई जाए। तो खबर विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से है, जहां नगर पालिका सिरोंज पर फ्लैक्स बोर्ड खरीदने में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये आरोप वार्ड क्रमांक 1 के निर्दलीय पार्षद रामदयाल विश्वकर्मा ने लगाए हैं। बता दें कि शहर में कुछ महीने पहले स्वच्छता संदेश लिखे हुए 5 चौकोर फ्लैक्स बोर्ड लगाए थे, जो खराब होकर कचरे में धूल खा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखा जाए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार इतने प्रयास कर रही है, लेकिन खुद नगर पालिका यहाँ पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? जी, ये तो सही है। बता रहे नगर पालिका के पार्षद भी हैं, जो वार्ड क्रमांक 1 से निर्दलीय हैं, रामदयाल विश्वकर्मा जी, सॉरी। उन्होंने बताया है कि कुछ महीने पहले नगर पालिका ने बोर्ड मंगवा दी स्वच्छता के प्रचार के लिए। तो उन्होंने बताया कि ये भोपाल की एक संस्था है, सांस्कृतिक संस्था, उससे ये बोर्ड मंगवाए हैं, जिनकी प्रत्येक बोर्ड की कीमत है 15,300 रुपए। और जबकि उनका कहना है कि ऐसे ही बोर्ड अगर ये सिरोंज तहसील में यहीं पे बनवाते तो 2-3 हजार रुपए के लगभग में बन जाते। तो इसका अंदाजा उनका है, डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ये ऐसे बोर्ड 5 बोर्ड लगवाए, फ्लैक्स बोर्ड, जिनकी कीमत 76,500 रुपए है। ठीक है, तो बता रहा है, उनने बोला भी है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये बहुत ही घटिया बोर्ड लगाए गए हैं। कुछ बोर्ड तो लगे थे, 2-3-4 दिन ही लगे, उसी दिन खराब हो गए, और कुछ अभी धूल खा रहे हैं। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने चौथी बड़ी खबर। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक ले देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।